भागदौड़ है जीवन में लोगों के, सफलता की इतनी चकाचौंध है कि अब कला संस्कृति जैसी चीज़ों के लिए लोगों के पास समय बहुत कम है, साहित्य के लिए समय बहुत कम है। हिंदी भी पढ़ते हैं तो बस पढ़ते हैं टाइप का मामला है कि चलो पढ़ लिया, एक डिग्री मिल गई, तो साहित्य और समाज से सरोकार कम होते जा रहे हैं। ऐसे में भी आप लोग लगातार इस तरह के काम कर रहे हैं, तो यही आने वाले दिनों में आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा हो जाए। बावजूद इसके और मैं उम्मीद करता हूँ अमिताभ बच्चन आपके महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में फिर कोई ऐसा आए जो अमिताभ सरीखा हो, या शायद अमिताभ से भी बड़ी लकीर खींचे आपके बीच से निकल कर, तो उम्मीदें बनी रहती हैं, बची रहती हैं। मित्रों, आज जो फिल्म आप लोगों ने दिखाई, ये मैंने किशोर वय में ये फिल्म देखी, और जब मेरा किशोर वय था उसके भी लगभग 10 वर्ष पहले ये प्रदर्शित थी। लगभग 40 वर्ष पुराने फिल्म आज आप देख रहे हैं, 75 में तो ये प्रदर्शित ही हो गई। मैंने 30 वर्ष पहले लगभग ये फिल्म देखी थी, और किशोर वय में देखी गई जिन फिल्मों की स्मृति अब भी तरोताजा है, या यूं कहें कि जिन 1-2 फिल्मों ने बहुत गहरा असर डाला, दीवार उनमें से एक थी। ट्रेंडसेटर फिल्म थी। अमिताभ जंजीर से सुर्खियों में आ गए थे, चर्चित हो गए थे। शोले भी 1975 में प्रदर्शित हुई, जिसमें धर्मेंद्र के साथ रोल में थे अमिताभ। लेकिन दीवार वह फिल्म है जिसने अमिताभ को वह लोकप्रियता दी जो उसके पहले किसी को नहीं मिली थी, और उसके बाद भी अब तक किसी को नहीं। आज आप लोगों ने जो तालियां बजाई तो बहुत कम है। हम लोगों ने वो तालियां देखी अमिताभ की एंट्री पर, दिख जाए बस पहली क्षण जो तालियां बजती थी, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। वो मतलब राजेश खन्ना की बातें सुनते हैं कि राजेश खन्ना का दौर था, लेकिन सच कहिए अगर कभी तुलना करें तो वो दौर राजेश खन्ना का तो बड़ा छोटा सा दौर रहा, बहुत चॉकलेटी किस्म का मामला था, कुछ प्रेम कहानियों का मामला था। यंग मैन जो अमिताभ को नाम मिला वो इस फिल्म के नाते मिला था, जंजीर के नाते नहीं मिला था, शोले के नाते नहीं। ये फिल्म दीवार जब आई, इसने पत्रकारों के बीच, लोगों के बीच जो अमिताभ की छवि बनाई, उसके लिए शब्द गढ़ा गया था यंग मैन। तो एक ऐसी फिल्म आज आपने देखी जिसने हिंदी सिनेमा का चरित्र बदला। ठीक पहले प्रेम कहानियों का पूरा दौर था, चॉकलेटी हीरो का दौर था, राजेश खन्ना सुपरस्टार थे। अमिताभ की जब दीवार आ रही थी उस समय राजेश खन्ना के भी कुछ फिल्में सफल हो रही थी। यश चोपड़ा ने अपनी स्वतंत्र फिल्म कंपनी बनाने के बाद अपने भाई के साथ पहले काम करते थे, बी.आर. चोपड़ा के लिए फिल्में बनाते थे, और फूल का फूल जैसी फिल्म का निर्देशन किया था इन्होंने। लेकिन जब अपनी स्वतंत्र कंपनी बनाई यश चोपड़ा ने, तो जो पहली फिल्म उन्होंने बनाई थी वो लोकप्रिय उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास दाग पर वो फिल्म थी। राजेश खन्ना, राखी और शर्मिला टैगोर, बहुत सफल फिल्म थी। उसके गाने तो अब भी बजते हैं, मेरे दिल में आज क्या है तू कहे तो मैं बता दूं, तेरे जुल्फ में समा दूं। तो ये गाने उस दौर में भी बजे, खूब ये फिल्म चली। यश चोपड़ा जाने भी जाते हैं मूलतः प्रेम को फिल्मांकित करने के नाते, प्रेम के चितेरा के तौर पर ही सिनेमा की दुनिया में यश चोपड़ा की प्रसिद्धि भी है। लेकिन उन्होंने अमिताभ के साथ जो 3 फिल्में अपने अमिताभ के पहले चरण में बनाई, दीवार, त्रिशूल और सिलसिला, उसमें दीवार और त्रिशूल प्रेम कहानियां नहीं हैं। प्रेम है इनमें, जैसा कि अभी आप देख रहे थे, परवीन बाबी का जो रोल देख रहे थे, नीतू सिंह की अपेक्षा परवीन बाबी वाले रोल से उन्होंने ज्यादा कन्वे किया प्रेम को इस फिल्म में। त्रिशूल, लेकिन सिलसिला दाम्पत्य और प्रेम वो एक त्रिकोण का मामला था, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता था कि जब अमिताभ को लेकर उन्होंने ये पहली फिल्म बनाई और फिर त्रिशूल नामक फिल्म बनाई, तो सीधे सीधे प्रेम कहानी यानी दाग वाला रास्ता छोड़ करके उन्होंने नया रास्ता चुना। जब मैंने पहली बार ये फिल्म देखी थी तो मैं 9वीं का विद्यार्थी था, 9th क्लास में मैं पढ़ता था, और मेरे कस्बे में एक सिनेमा हॉल था, देवरिया, उत्तर प्रदेश में एक जिला है देवरिया, वहाँ रुद्रपुर नाम का एक कस्बा है, वहाँ 9th में पढ़ता था। और ये फिल्म
लगी थी। और आज की तरह का टेलीविजन का दौर नहीं था वो। टेलीविजन था तो बुधवार और शुक्रवार को क्या है गीत आया करते थे, संडे को एक फिल्म आती थी, और इतनी जल्दी जल्दी फिल्में नहीं आती थी, और सिनेमा हॉल लोग जाते थे देखने के लिए। एकल सिनेमा का दौर था वो, मल्टीप्लेक्स वगैरह का मामला नहीं था। लेकिन वो फर्स्ट क्लास डीसी, आज मैं फर्स्ट क्लास में बैठ के देख रहा था। आजकल तो खैर मल्टीप्लेक्स में आके किसी तरह ज्यादा महंगी दिखती है, उस दौर में सबसे सस्ती हुआ करती थी, फिर डीसी और ऊपर बालकनी हुआ करती थी, 3 तरह का। अभी भी जो एकल सिनेमा जानते होंगे उसका ढांचा लगभग वही है। मित्रों, मैंने फिल्म में देख के, मतलब जो होता है ना सिनेमा हॉल का जो अंधेरा होता है, कुछ फिल्मों ने उनमें जीवन का प्रकाश दिया उस अंधेरे में। और कलाकृतियां यही करती हैं कि जो समाज में अंधेरा होता है, तमाम चीजें होती हैं, उनके बीच आपको रास्ता दिखाती हैं। दीवार नामक फिल्म ने कितना रास्ता दिखाया वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन कुछ ऐसी जरूर फिल्में थी जिन्होंने सचमुच रास्ता दिखाया, सोचने समझने का शऊर पैदा किया कि कलाकृतियों को कैसे देखें। जैसे आज आपने फिल्म देखी, बहुत सारे दृश्य पर आपने तालियां बजाई। मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा था, मैं देख रहा था कि आप कहाँ ताली बजा रहे हैं, किस जगह ताली बजा रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आपके भीतर कितनी संवेदनशीलता है, आप किस चीज पर ताली बजा सकते हैं, किन दृश्यों पर। रास्ते में चलते हुए हम कहाँ रुकते हैं और कहाँ बढ़ जाते हैं, इससे पता चलता है कि हमारे सरोकार कितने गहरे हैं। आपकी तालियां भी ये बता रही थी कि आपके सरोकार कहाँ हैं और कैसे हैं, किन चीजों में आपको आनंद आता है। सच कहीं कोई आदर्श बचा है या नहीं बचा है, सब चीजें भूल गई हैं, क्योंकि आप जिस उम्र में हैं ये वो उम्र है जिसमें आदर्श होना ही चाहिए। बाद में चीजें तय होती हैं कि कितना घटता बढ़ता है, नदी का पानी सूखता और बढ़ता रहता है, लेकिन ये उम्र जिसमें आप हैं ये तो बिल्कुल आदर्श की उम्र है, तो इसमें ये चीज रहनी चाहिए। हम लोग जब छोटे थे तो फिल्में आज जैसे आपको यहाँ दिखा दी गई, हम तो कल्पना भी नहीं कर सकते थे उस दौर में कि कॉलेज में फिल्म दिखाई जाएगी। माँ बाप से छुप के फिल्में देखते थे, अनुमति नहीं थी फिल्म देखने, बहुत अच्छा नहीं माना जाता था इसको। माना जाता था अच्छे विद्यार्थी बुरे हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, ये लोफर लंपट लोगों का काम है ना। तो ये सब चीजें थी, और ये बहुत छोटे कस्बों में नहीं, अपेक्षाकृत थोड़े बड़े शहर जो हमारे आसपास थे, गोरखपुर, जो वहां पर भी आसान नहीं था, गोरखपुर देवरिया में भी आसान नहीं था कि चले जाएं, लेकिन फिर भी हमने फिल्में देखी और फिल्मों ने बहुत कुछ दिया। ये जो फिल्म आप देख रहे थे, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, आजकल आप बड़े बड़े स्मगलर और माफिया लोगों के नाम सुनते हैं, मुंबई और तमाम जगहों से जुड़े हुए। मुंबई में एक बड़े तस्कर होते थे हाजी मस्तान। इस फिल्म की मूल प्रेरणा उनके जीवन से दी गई थी। हाजी मस्तान भी कुली थे, इसी तरह से बंदरगाह पर, और धीरे धीरे वहीं से उन्होंने सोने की तस्करी शुरू की। तो इसका प्लॉट जो उठाया, पूरा हाजी मस्तान का जीवन नहीं है इसमें। हाजी मस्तान चैन से मरे मुंबई में, तो 2090 के बाद के दशक में इस तरह नहीं उनकी मृत्यु हुई, लेकिन मूल प्रेरणा जैसे हाजी मस्तान के जीवन में चीजें हुई, वहां से यश चोपड़ा ने इसको उठाया। और होता ही है, आप जब कोई फिल्म बनाते हैं, कोई कहानी या उपन्यास लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं से आप प्रेरणा लेते हैं। वो प्रेरणा की जो जगह थी वो हाजी मस्तान का जीवन था। ये वो दौर था जब सोने की स्मगलिंग तक काम चल जाता था। आज की तरह सुपारियां नहीं लेते थे उस दौर के स्मगलर। हाजी मस्तान का सिनेमा के लोगों से बहुत गहरा रिश्ता था। संगीत नौसाद वगैरह उनके साथ बैठते थे, तमाम महफिलें सजती थी, तो वो एक आदान प्रदान का दौर था। सारी चीजें बावजूद इसके भी हाजी मस्तान एक स्मगलर थे, ये तथ्य है, इसमें कोई नहीं। दीवार के बारे में एक और चीज की, ये लोकप्रिय सिनेमा है, लेकिन ये मुंबईया मसाला फिल्म नहीं थी। यश चोपड़ा की लगभग अधिकांश फिल्में मसाला फिल्में नहीं है। लोकप्रिय सिनेमा के भीतर भी दो धाराएं हैं। एक वह धारा जो विशुद्ध मसाला फिल्म है ना, जैसे अभी पिछले दिनों सलमान खान की जो फिल्में आपने देखी, क्या नाम था उनका, दबंग वगैरह, क्या नहीं, बजरंगी भाईजान, इसके पहले की फिल्म जो थी वो दबंग वगैरह जो फिल्म थी, वो विशुद्ध मसाला फिल्मों की श्रेणी की फिल्में लोकप्रिय सिनेमा के भीतर। उनमें स्वदेशियता जैसी कोई चीज अगर आप बहुत गहराई से ढूंढेंगे तो कहीं इधर उधर मिल जाएगी, बहुत बारीक
क्या हुआ? तो यह जो फिल्म है, एक फर्क जरूर करें जब आप कभी सिनेमा पर लिखें या सिनेमा देखें, तो लोकप्रिय सिनेमा में भी दो चीजें जरूर देखें कि एक तो यथार्थवादी फिल्मों की धारा रही 70-75 में, समानांतर सिनेमा का एक पूरा दौर रहा यहां पर, लेकिन यह फिल्म लोकप्रिय सिनेमा की श्रेणी में है और लोकप्रिय सिनेमा की उस श्रेणी में है जिसमें यथार्थ साथ साथ चलता रहता है। कुछ सामाजिक यथार्थ फिल्मकार पकड़ने की कोशिश करता है। चूंकि फिल्म एक पूंजीवादी विधा है, पूंजी बहुत ज्यादा लगती है उसमें, इसलिए ये नहीं हो सकता कि बहुत रेवोल्यूशनरी फिल्म बन के निकल आए बड़े बड़े फिल्म घरानों से। इस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे आपसे। ये फिल्म जो आपने देखी और खूब तालियां बजाई, मैंने भी बहुत बजाई तालियां। आप यकीन करेंगे नहीं करेंगे कि जब ये फिल्म लगी थी और मैं देख रहा था और अमिताभ की पहली एंट्री मंदिर के बाहर वहां बैठता है वो पुली के उसमें, जो तालियां गड़गड़ाई आज तक कानों में। वो पहली फिल्म अमिताभ की मैंने देखी थी, उसके बाद शराबी तमाम फिल्में आ गई थी उसका उत्तर देखी। तो वो उपस्थिति अमिताभ की, जो कहते हैं ना, लगता ही नहीं था, पर्दे से लगता था उठ करके आपके बीच चला आया है। तो एक ऐसे अभिनेता को चुना उन्होंने जो खुरदुरा अभिनेता था। राजेश खन्ना को याद करें आप, और इस दीवार फिल्म में मंदिर के बाहर पुली के वस्त्र पहना एक व्यक्ति है जिसके चेहरे पर कोई रंग रोगन नहीं है, एकदम खुरदुरा जिसको कहते हैं। यानी कि अपने लिए 1970 के बाद का सिनेमा जो स्वरूप ढूंढ रहा था वो अमिताभ के इस चरित्र से निकला। अमिताभ को यश चोपड़ा ने जो चरित्र दिया, सलीम जावेद ने जो पटकथा लिखी और विजय नाम का जो चरित्र सृजित किया, इससे वह अभिनेता निकला जो उस पूरे कालखंड में पैदा हुए आक्रोश और विद्रोह को स्वर दे रहा था। 1975 में इमरजेंसी भी लगी इस देश में, इसको भी नहीं भूलना चाहिए। जब ये फिल्म रिलीज हुई, बहुत बेचैनी का वो पूरा दौर है, हताशा और निराशा का भी दौर है। नेहरूवियन मॉडल बहुत पीछे फेल हो चुका है, बहुत सारी आशाएं धुंधली हैं, युवा बिल्कुल आज बेकारी की बात हम करते, उस दौर में भी बेकारी का, जनसंख्या कम थी बावजूद बेकारी बहुत ज्यादा है, सारी चीजें। तो यह जो अमिताभ का स्वरूप सृजित किया, दरअसल इसके बहाने सिनेमा एक नई भाषा खोज रहा था, एक नया स्वरूप खोज रहा था, और अमिताभ के इस चरित्र ने उसको दिया। अमिताभ की बड़ी इंदिरा का, जैसे दिलीप कुमार को जब देखते हैं तो नेहरू की राजनीति से जोड़कर देखते हैं। अमिताभ की व्याख्या कई फिल्म समीक्षकों ने इंदिरा की राजनीति के साथ जोड़कर देखा, उस पूरे दौर के साथ जोड़ करके देखा है। तो इसको याद रखें। अच्छे लोगों से, सलीम जावेद का के वो उठान के दौर थे जब उनकी लिखी हुई चीजें बहुत हिट हो रही थी। इसमें उस दौर के लगभग सबसे महान माने जाने वाले गीतकार शैलेंद्र और साहिर में से साहिर लुधियानवी ने इसके गीत लिखे। इसके लिए हालांकि साहिर जिन गीतों के लिए जाने जाते हैं वैसा गीत कोई इस फिल्म में नहीं था, वैसा स्मृति में चढ़ने लायक कोई गीत नहीं था, लेकिन फिर भी यश चोपड़ा ने उनसे पूरी फिल्म जो है वह सिर्फ पहला और अंतिम दृश्य जो है वो वर्तमान में है और सब कुछ अतीत में चलता है। एक टेक्निक जिसको कहानियों में भी आपने पढ़ा होगा, सब में फ्लैशबैक टेक्निक जिसको हम लोग पढ़ते और पढ़ाते हैं। मदर इंडिया भी इसी तकनीक पर बनी फिल्म। मदर इंडिया इससे पहले जो महबूब खान की फिल्म थी और बहुत ही महान फिल्म मानी जाती है हमारी भारतीय हिंदी इंडस्ट्री की, हिंदी उर्दू सिनेमा जो है उसकी एक महान फिल्म मानी जाती है। तो ये टेक्निक का मामला था, इसको याद रखना चाहिए। जब सिनेमा के विद्यार्थी हैं आप तो आपको देखना ही होगा कि टेक्निक क्या अपनाई गई, कैमरे ने क्या, क्योंकि सिनेमा जो फिल्में जो हैं वो कैमरे से लिखी हुई कविता है, कैमरे से कविता लिखता है फिल्मकार और वो बन करके आती है। तो कैमरे का कैसा इस्तेमाल किया गया, क्योंकि सारा काम जो है वो कैमरे से होता है। एक्सप्रेशन देखिए, वो अपने पिता का जब शव जला रहा होता है तो कैमरा उसकी बाह पर है उस समय भी, जहां पर लिखा है मेरा बाप चोर है। कहने की जरूरत है, कैसे आप बारीक ऑब्जर्वेशन, जहां जहां चीजें होती हैं, जिस समय परवीन भाभी मर रही होती है उस समय उसके चेहरे का पूरा एक्सप्रेशन देखें,
फिल्मकार जो कहना चाहता है दरअसल उसके पास वो आपके बीच नहीं आ सकता। जैसे मैं खड़ा हूं भाष्य करने के लिए, सिनेमा हॉल में कोई भाष्यकार नहीं होता, वो कैमरा है, वही भाष्य करता है, वही कहता है, वही आपको समझाता है, सब कुछ करता है। ये फिल्म बार बार हम लोग याद करते हैं अमिताभ के चरित्र के, लेकिन एक बात और आप लोगों ने पता नहीं गौर की कि नहीं की, जब कास्टिंग आती है तो उसमें शशि कपूर का नाम पहले आता है, अमिताभ का नाम बाद में आता है, क्योंकि शशि कपूर उस दौर तक बड़े अभिनेता थे। मार्केट के हिसाब से भी वो अमिताभ से ज्यादा सफलताएं उनके पास थी, पहले से थे, वरिष्ठ थे वो। अमिताभ का नाम बाद में आया। एक और मनोज कुमार की फिल्म थी क्या, रोटी कपड़ा और मकान, जिसमें बहुत छोटा सा रोल अमिताभ ने किया, लेकिन जब 10 साल बाद अमिताभ बड़े अभिनेता हो गए तो मनोज कुमार का उसमें पोस्टर पे इतना बड़ा आता था और अमिताभ का इतना बड़ा फोटो आता था कि लोग टिकट खरीद लें और देखने के लिए आए छोटे शहरों में। तो चूंकि सिनेमा बाजार से सीधे जुड़ी हुई एक विधा है, बहुत पैसा लगता है इसमें, इसलिए निर्माता निर्देशक उसे वापस भी लेने की कोशिश करते हैं। यह फिल्म जितना अमिताभ अभिनीत जो विजय का चरित्र है उसके लिए याद की जानी चाहिए, उतना ही निरूपा राय ने जिसको अभिनीत किया है उसके लिए भी याद किया है। वही एक सूत्र है पूरी फिल्म में, निरूपा राय शुरू से लेकर आखिर तक वही बांधती है पूरी फिल्म को, नहीं तो फिल्म बिखर जाएगी पूरी। एक तरह से आप कहें तो यह फिल्म अमिताभ के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, निरूपा राय के इर्द गिर्द घूमती है। केंद्रीयता भले ही उसमें विजय के चरित्र को मिली है, दी गई है उसको, कहानी उसी के माध्यम से कहने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर निरूपा राय का चरित्र नहीं होता तो कहानी इतनी प्रभावी नहीं बनती, इतनी सुगठित नहीं होती, है ना, कॉम्पैक्ट है बिल्कुल, कहीं कोई ढीलापन नहीं दिखाई देता फिल्म में। अक्सर तमाम फिल्में आप देखकर निकलते हैं और कहते हैं यार फर्स्ट हाफ तो बड़ा अच्छा था, सेकंड हाफ बड़ा बुरा था, या कहानी थोड़ी सी कमजोर पड़ गई थी, लूज पड़ गई। इस पूरे फिल्म में आप देखेंगे बड़ी सघनता है, बहुत कॉम्पैक्ट है, कहीं कोई ढीलापन नहीं दिखाई देता और तेज दौड़ती फिल्म है, आपको बोर भी नहीं करती, बहुत धीमी गति की फिल्म नहीं है ये। ये अंतिम दृश्य जहां पर ये फिल्म खत्म हुई है, मैं उसके बारे में भी मैं कुछ दृश्यों के माध्यम से आपसे बात करूंगा, क्योंकि समय आपके पास भी कम ही है, भूख लगी होगी आपको, है ना, तो लेकिन कुछ बातें सुन लीजिए, शायद काम आए आपके। जो अंतिम दृश्य है उसमें कैमरा निरूपा राय के चेहरे पर है, वो ले रही है, पुरस्कार लेने के लिए बुला रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर जो दुख और अवसाद है, कैमरा, लोग तालियां बजा रहे हैं कि वाह बेटे को इसने ये प्रेरणा दी कि वो एक अपराधी को मार गिराए, भले ही वो अपराधी उसका अपना ही बड़ा भाई क्यों ना हो, एक आदर्श स्थिति है, लेकिन वो तो माँ है और वो माँ ये हकीकत भी जानती है कि उसका बेटा उसे सरेंडर करने को तैयार था, वो बिल्कुल तैयार था कि वो आत्मसमर्पण कर देगा, बावजूद इसके वो मारा गया है और उसका बेटा चला गया। तो उसके चेहरे का जो अवसाद है, उसकी चाहे जितने पाठ आप कर लीजिए, कैमरा लाकर फोकस कर देता है अवसाद पर। वो अचानक बीमारी से उठकर ठीक हो गई है, लेकिन फिर जब वो उतर रही है सीढ़ियों से तो लगता है कि अब वो बेदम है, बेजान है। ये एक फिल्मकार दरअसल इसके माध्यम से जो तमाम रिश्तों का ताना बाना है, रिश्तों की जो सघनता है, वो कन्वे करना चाहता है। और इस पूरी फिल्म में परिवार बहुत केंद्रीय विषय वस्तु है, सारा अपराध, सारा स्मगलिंग, तस्करी, सब कुछ, लेकिन परिवार एक केंद्रीय विषय है। और अक्सर यश चोपड़ा के फिल्मों में ये होता है, अक्सर आप शुरू से आखिर तक अगर उनकी फिल्मों को देखेंगे तो यश चोपड़ा के फिल्म में परिवार एक मेजर रोल अदा करता है, एक बहुत मुख्य भूमिका यश चोपड़ा की फिल्मों में होती ही है इसकी, तो यहाँ पर भी है। ये पूरी फिल्म सत्य के तलाश की फिल्म है। अमिताभ भी सत्य तलाशता है, निरूपा राय भी, अमिताभ के पिता का जो रोल कर रहे हैं सत्येंद्र कपूर, वो भी एक सत्य की तलाश में है। तमाम लोग हैं अलग अलग तरीके से, गीतकार ने भी सत्य तलाशने की कोशिश की है, वो प्रेम का सत्य हो, जैसा भी हो। वो जो अरुणा ईरानी पर जो फिल्माया गया कव्वाली है, कभी उसके बोल सुनिए तो उसमें स्त्री के, वो एक अकेला गीत है जो साहिर का पता देता है कि साहिर ने गीत लिखे हैं। उसमें जो वो कहती है कि रात ही रात है उस गीत में, तो वो पूरा, आज हम लोग तो स्त्री विमर्श के दौर में हैं, तमाम चीजें, वो स्त्री का जो मतलब
न समाप्त होने वाला जो अंधेरा है जीवन का, और खासकर निरूपा अरुणा ईरानी जिस तरह के रोल में, नर्तकी के रोल में, वो उसको अभिव्यक्त करने वाला गीत है, अभिव्यक्त करने वाली पंक्तियां हैं। तो तमाम ये जो प्रसंग है तो गीतकार ने भी तलाशा है। संवाद लेखकों के कई संवाद पर आप तालियां बजा रहे थे। उसमें कैसे है माँ का जो संवाद है, कहती है कि वो कोई रिश्तेदार नहीं थे जिसने तुम्हारे हाथ पर लिखा, कोई लिखा नहीं, तुम तो मेरे बेटे हो, तुमने कैसे लिख दिया कि इसका बेटा एक चोर है माथे पर। तमाम लोग अपने अपने ढंग से, और सब एक तरह से चाहते हैं कि चीजें ठीक हो जाएं, लेकिन चीजें ठीक नहीं हो रही हैं पूरी फिल्म में। तो ये इस फिल्म को देखते हुए, अगर आप मुक्तिबोध से परिचित हैं आप लोग, मुक्तिबोध नाम के आजादी के बाद के हिंदी के सबसे बड़े कवि, उनकी एक बहुत प्रसिद्ध कविता है अंधेरे में। कभी उस कविता को पढ़िए और इस फिल्म को साथ साथ देखिए, आपको कई चीजें ऐसी दिखेंगी कि वो पूरा कालखंड समझ में आएगा आपके। हालांकि वो 64 के पहले लिख ली गई कविता थी, ये 74-75 में बनी फिल्म है, लेकिन यथार्थ बहुत बदला नहीं है उस दौर में, बहुत सारी चीजें नहीं गई हैं। तो इनके साथ साथ देखना चाहिए। जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि जो सिनेमा है वो बेसिकली क्या कहेंगे कि पूंजी से तैयार किया गया मामला है, पूंजीवादी तंत्र उसके पीछे रहता है, लेकिन फिल्मकार ये जानता है कि उसके सारे दर्शक प्रभु वर्ग से नहीं आते, इसलिए उसे कुछ ऐसा करना होता है कि जो प्रोलेटेरिएट है, जो सर्वहारा है, हमारे और आप जैसे भी लोग जो मिडिल क्लास में हैं, वे लोग भी जाते हैं, तो किस तरह से आपको वो आकर्षित करे, वो क्या विषय वस्तु लेकर के आए, वो क्या थीम लेकर के आए कि वो चीज हमें भी अच्छी लगे। तो परिवार वो एक थीम है जो हमें भी अच्छी लगती है, तो वो एक थीम इसके भीतर निकल करके आती है। तमाम दृश्य आप इसमें याद करेंगे। पिता अपनी सारी प्रतिष्ठा दांव पर लगा देता है परिवार के लिए, क्योंकि उस सेठ ने उनके बच्चों का और पत्नी का अपहरण कर लिया है, दांव पर लगा देता है अपनी सारी प्रतिष्ठा, और एक तरह से उसका सुंदर सा संसार ध्वस्त हो जाता है। ये विजय छोटा भाई पढ़ ले इसलिए बूट पॉलिश का काम करता है, वही संवेदना, परिवार को बचा लेने का मामला कि चीजें कैसे आगे बढ़ेंगी। माँ विजय से अलग हो जाती है, लेकिन उसके लिए कहें कि लगातार बेचैन रहती है, उठती रहती है, उसके मन में एक हुटक बराबर बनी रहती है कि कैसे वो बेटा जो है वो मिल जाए फिर उसे। ये जो विजय है वो कहता है कि मैं बहुत अकेला हूं, अंत में जब वो मर रही होती है, अपने अकेलेपन को बांटकर पुनः वो परिवार की ओर लौटना चाहता है, परिवार में लौटना चाहता है। तो इस फिल्म को देखते हुए यश चोपड़ा की जो मूल थीम है, जो बाद तक उनके अंत तक बनी फिल्मों में दिखाई देती है, कि परिवार एक केंद्रीय विषय वस्तु के रूप में आता है। और एक तरह से आप देखें तो ये शायद भारतीय सामाजिक संरचना की समझ है यश चोपड़ा को, कि जानते हैं कि यह चीज लोगों को प्रभावित करेगी, बिकेगी भी, और शायद इसका बचाव भी जरूरी है। ये तीनों चीजें एक साथ बहुत कॉम्प्लेक्स ढंग से, बहुत संश्लिष्ट ढंग से निकल करके आती हैं इसमें। वो जब अंत में माँ से पूछता है कि माँ नाराज तो नहीं हो, बार बार माँ नाराज होकर चली जाती सब कुछ, लेकिन उसके मन में एक ही चीज है, और माँ जब कहती है कि नहीं नाराज नहीं हूं, आशीर्वाद मांगते हुए मर जाता है। यह भी एक ढंग से उसी पारिवारिक मूल्यों की रक्षा और निर्वाह की कोशिश है कि चीजें कैसे बची रहें। और जब ये कह रहा है कि आशीर्वाद दो, सारी चीजें दो, जाहिर है कि हम और आप देखते हुए जानते हैं कि ये सिनेमाई मामला है, हमारे आंसू भी आ जाते हैं, जो थोड़े भावुक लोग होंगे ऐसे दृश्य में आंख में आंसू आ जाते हैं, सब कुछ भावुक होने का मामला आ जाता है। लेकिन सिनेमा फिल्मकार यही करता है, कलाकार यही करता है कि वह मार्मिक स्थलों की पहचान करता है, कविता में भी, कहानी में भी, उपन्यास में भी, और अन्य कलाकृतियों में भी, जैसे सिनेमा में भी, और वो एक्सप्लॉइट करता है हमारे और आपकी भावनाओं को। एक्सप्लॉइट गलत अर्थ में नहीं समझिएगा इसको, यानी कि हमारा एक तरह से कैथार्सिस करने की कोशिश करता है, विरेचन करने की कोशिश करता है, और कहीं ना कहीं हमारे भीतर जो कुछ अच्छी चीजें बची हुई हैं उन्हें पुनः वो क्रियान्वित करना चाहता है, रन में लाना चाहता है, कि वो चीजें पुनः हमारे रगों में दौड़ने लगें, आने लगे। तो ये एक पूरा जो थीम है इस फिल्म के साथ, ये इसको देखना चाहिए। ये स्वस्थ सामाजिकता का स्वप्न है, इस तरह परिवार को बना कि स्वस्थ सामाजिकता कैसे आएगी। अगर आप पारिवारिक मूल्यों की रक्षा नहीं कर सकते तो आप दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। आप बड़ी बड़ी बातें करते रहिए, और पता चला कि आप निजी मोर्चे पर, जहां रोज उठते बैठते हैं, जहां सांस लेते हैं, अगर उस मोर्चे पर आप बेईमान हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते।
तो ये एक चीज है जो यश चोपड़ा ने कभी नहीं छोड़ी, और इस अपने एक ऐसी फिल्म में जो विद्रोह और आक्रोश की फिल्म लगती है और है भी, वहां पर ये चीज निकल करके आई। एक दो बातें और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज इस फिल्म को लेकर के है, जिसने आप सबको प्रभावित नहीं किया बल्कि उस 80 के दशक के युवाओं को प्रभावित किया, और 80 के दशक के बाद जो हम लोग आए, जब युवा हो रहे थे, हमको भी प्रभावित किया और हमारे बाद की पीढ़ी को भी प्रभावित किया, और अमिताभ सदी के महानायक और न जाने क्या क्या हो गए। कलाकार तो बड़े हैं। वो जो आक्रोश और विद्रोह की अभिव्यक्ति है इस फिल्म में, वो एक महत्वपूर्ण चीज है। उसको बहुत बारीकी से देखने की जरूरत है। आप देखें कि इसमें कैसे यथार्थ को पकड़ने की कोशिश करते हैं यश चोपड़ा, कि वसूली करते हैं, सब साप्ताहिक वसूली करने वाले हैं, सामंत जो एक और माफिया है उसके लोग, और एक आदमी जो फैजाबाद से आया है कमाने के लिए, जिसे अपनी 2 बहनों की शादी की चिंता है, वह हफ्ता ना देने की उस लड़ाई में बेमौत मरता है। यानी कि कैसे आम आदमी का जीवन तमाम इस तरह से शक्ति विमर्श में फंसे लोगों के लिए, शक्तिशाली लोगों के लिए, शक्ति संरचना निर्मित कर रहे लोगों के लिए उसका कोई मोल नहीं है, वो मर जाता है, खत्म हो जाता है। ये यथार्थ के कुछ रेसे हैं जो बीच बीच में फिल्म पकड़ती है और हमें जोड़ने की कोशिश करती है अचानक ही। देखिए, मैं किसी सिर्फ मैं सामंत की कहानी या डाबर की कहानी नहीं कह रहा हूं, मैं तो उस फैजाबाद से आए व्यक्ति की कहानी भी कह रहा हूं, मैं तो फुटपाथ से उठे विजय की कहानी कह रहा हूं। ये एक चीज आता है, लेकिन विद्रोह को समझने से पहले एक चीज समझना चाहिए, विद्रोह 2 तरह का होता है। एक एकल विद्रोह होता है और एक संगठित विद्रोह होता है। एकल विद्रोह अक्सर कहीं नहीं पहुंचता, वो वहीं पहुंचता है जहां विजय पहुंचता है। एकल विद्रोह अच्छा लगता है सिनेमा के पर्दे पर, कि हीरो आया और वो किसी भी तरह का भ्रष्टाचार, व्यभिचार वो पसंद नहीं करता है और उसके खिलाफ लड़ता है, जरूरी चीज है। एकल विद्रोह धीरे धीरे संगठित भी हो सकता है। तो यह जो फिल्म है वो एकल विद्रोह की कथा है, ये संगठित विद्रोह की फिल्म नहीं है, इसको याद रखिए। संगठित विद्रोह क्रांतियां संपन्न करता है, आमूल चूल परिवर्तन कराता है, सामाजिक व्यवस्थाएं बदल जाती हैं और सचमुच किसानों मजदूरों का राज हो जाता है, बूट पॉलिश करने वालों का राज हो जाता है। एकल विद्रोह कई बार विजय की स्थितियों में पहुंचता है कि उसे संपन्नता दे देता है, या कई बार वो मरकर शहीद भी होता है। लोग उससे प्रेरणाएं लेते हैं। संगठित विद्रोह के लोग भी कई बार बहुत सकारात्मक हुए एकल विद्रोहों से प्रेरणा लेते रहे हैं और लेना भी चाहिए। तो ये फिल्म जो है याद रखना चाहिए कि एकल विद्रोह की फिल्म है, यानी कि नायक का जो आक्रोश है वो संगठित विद्रोह को जन्म नहीं देता है। अगर देता तो क्रांति होती, लेकिन यश चोपड़ा क्रांति नहीं कराना चाहते हैं। वो हमारे और आपकी जेबों से पैसे निकालना चाहते हैं, अपनी फिल्म को हिट कराना चाहते हैं और एक नए नायक से आपका परिचय कराना चाहते हैं, जो मिडिल क्लास के लोगों को बहुत अपना सा लगता है। उन लोगों को भी जो मजदूर हैं अपना सा लगता है जब वो कुली की वेशभूषा में सामंत के लोगों की पिटाई करता है और आप तालियां पीट रहे थे, क्योंकि लगता है कि ये वो काम कर रहा है जो हम भी करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि अकेला आदमी पीट नहीं सकता इतने लोगों को, एक तरह की फंतासी है, लेकिन वो हमारे मन की तमाम जो कुंठाएं होती हैं, कुंठा मतलब एक ही तरह की नहीं होती, ये सब हमारी सब कुंठाएं हैं, सारी चीजें हैं। जब देखते हैं कि हीरो कर रहा है तो हम तालियां बजाते हैं और हम धीरे धीरे उसे नायकत्व देने लगते हैं। लगता है कि नहीं, ये वही कह रहा है, ये हमारी वाणी है, हमारी आवाज है। कवियों को आप क्यों प्रेम करते हैं? इसीलिए करते हैं कि लगता है आप जो कहना चाहते थे वो साहिर लुधियानवी ने कह दिया, आप जो कहना चाहते थे वो निराला और मुक्तिबोध ने कह दिया, इसलिए आप उनको प्रेम करते हैं। ये यहां पर भी वो चीज लागू होती है। विद्रोह को बराबर सर्जनात्मक होना चाहिए। जब विद्रोह सर्जनात्मक होता है तो नई संरचनाएं पैदा करता है, ऐसी संरचनाएं पैदा करता है जिससे हम और आप ताकत प्राप्त करते हैं, और जो भी नई पीढ़ियां आती हैं उनको नए स्वप्न मिलते हैं, नए रास्ते मिलते हैं, उनका जीवन और सुंदर बेहतर बनता है। यहां पर क्या है कि विद्रोह इस फिल्म में सर्जनात्मक नहीं है। अगर सर्जनात्मक होता तो वो स्मगलर्स के साथ नहीं जाता, क्योंकि स्मगलर्स अंततः
प्रभु वर्ग के का हिस्सा हैं, वो उन्हीं की राजनीति करते हैं, वो उन्हीं के बीच की चीज है, वो उनका अंततः वो निकलना चाहता है उनके बीच से। ये एक संकेत है, एक चीज है, लेकिन मामला बनता नहीं है, ये चीज बनता दिखाई नहीं देता है। जब ऐसा हीरो कहीं दुत्कारा जाता है तो दर्शकों को लगता है कि हमें दुत्कार मिल रहा है, और आप बहुत पीड़ित महसूस करते हैं बैठे बैठे, और अचानक जब वो पलट कर वार करता है तो आपकी तालियां बजने लगती हैं, अरे बस कमाल कर दिया इसने। ये चीज है, और यश चोपड़ा इसके बहुत सिद्ध व्यक्ति थे, बहुत सिद्ध व्यक्ति। कहाँ ताली निकालनी है, ऐसे ही यश चोपड़ा ने अपने 50 साल नहीं गुजार दिए इंडस्ट्री में, और सफल फिल्मों की लाइन लगा दी। उनको वही तुलसीदास के लिए जो रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि मार्मिक स्थलों की पहचान है इस कवि को, तो मार्मिक स्थलों की पहचान सिनेमा के मामले में यश चोपड़ा को भी थी कि कहाँ ताली बजवा सकते हैं, क्या ऐसा डालें कि टिकट खिड़की पर जो है वो रुपए बरसते रहें, डॉलर बरसते रहें और मामला बनता रहे। पहला, पूंजीवाद कभी भी संगठित विद्रोह का गुणगान नहीं करता है, कर ही नहीं सकता, वो उसके विरुद्ध जाने वाली चीज है। सिनेमा में भी जो मैंने कहा कि बड़े फिल्म घराने हैं, वे लोग ऐसा नहीं करेंगे। हम में आप में से कोई निकलेगा, कम संसाधनों में फिल्म बनाएगा तो शायद ऐसा काम करे, क्योंकि फिल्म से ज्यादा प्रभावी इस दौर में कोई दूसरी विधा नहीं है। सबसे ज्यादा असर करने वाली, सबसे ज्यादा मार करने वाली अगर कोई विधा है तो वो फिल्म है। कविता, कहानी, कोई भी, सब उसका हिस्सा हो सकते हैं, सब मिलाकर बनता है ना, उसमें कहानी भी है, उसमें कविता भी है, उसमें अभिनय भी है, तमाम चीजें मिला करके वो एक कला रूप बनता है, इसलिए सबसे ज्यादा वो प्रभावी मामला है। इसलिए जो एकल विद्रोह का उदाहरण देना और एकल विद्रोह के उदाहरणों में असफलता दिखाना, ये पूंजीवाद का स्ट्रगल है। वो चाहता है कि दिखाएं कि एकल विद्रोह है, आपसे तालियां भी लें, और यह भी दिखाएं कि देखो ये कहीं पहुंचा नहीं, ताकि आप निराश भी हो, शायद आगे से साहस न करें कि इस तरह का कुछ करना भी चाहिए। तो बहुत ये मतलब विचारधाराएं कैसे काम करती हैं, पूंजीवाद की ये विचारधारा कैसे लोकप्रिय सिनेमा में काम करता है, दीवार को आप इस ढंग से भी देखना चाहिए आपको। दीवार की, अमिताभ की जो असफलता है, सफलता के जो उसके रास्ते हैं, ये सब उसी विचारधारा को रिफ्लेक्ट करते हैं, उस विचारधारा को ही निकाल करके बाहर ले आते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं। एक दो चीजें आपको मैं और बताऊं जिस ओर कम कम ध्यान लोग देते हैं। ये दीवार में कुछ ऐसे दृश्य हैं जो बहुत केंद्रीय हैं, जैसे कि एक वही है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, वो मोची का काम कर रहा है, जूता साफ करता है, क्या कहते हैं, विजय। आप लोगों को नहीं मालूम होगा कि 1975 से पहले, करीब 10 साल पहले से दलित पैंथर नाम का पूरा आंदोलन महाराष्ट्र में खड़ा हो गया था, बड़ा आंदोलन खड़ा था, और उसमें दलित और वंचित वर्ग के लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे थे, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। यश चोपड़ा ने बिना कुछ बताए धीरे से वहां से वो चीज उठा ली, धीरे से वो प्रेरणा ले ली है, और उस वंचित वर्ग का स्वाभिमान एक तरह से लाया है कि मैं, कहता है ना कि हम काम करके ले रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा हक है, हमने काम किया है और हम देंगे। और पूरे तेवर के साथ तन कर एक 10 साल का बच्चा जो है उस घोड़े की रेस खेलने वाले स्मगलर लोगों के सामने तन कर खड़ा हो जाता। उस पूरा दलित पैंथर से जो विचार निकल करके आया था, हालांकि वो विचारधारा पूरी तरह स्वीकार नहीं करते यश चोपड़ा, लेकिन वो जानते हैं कि ये चीज चलेगी, और फिल्मकार करता है, लोकप्रिय सिनेमा का फिल्मकार भी पूंजीवादी ऐसी चीजों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि वो जानता है कि इसे मार्केट में ले जाना है तो क्या क्या चीजें काम करेंगी। तो ये दलित पैंथर का जो पूरा मूवमेंट था, उससे जो कुछ चीजें निकल करके आई थी, उसमें से एक स्वाभिमान का मामला था, जिसे यश चोपड़ा की फिल्म ने पकड़ा, यंग मैन विजय की, अमिताभ की उस छवि के साथ जोड़ दिया, मिला करके जोड़ दिया, और ये चीज निकल करके आई। और इसीलिए जब वो प्रतिकार करता है तो हमको बहुत अच्छा लगता है। हम तमाम लोग जो प्रभु वर्ग से नहीं आए हैं या अभी प्रभु वर्ग में शामिल नहीं हैं, उनको अच्छा लगता है कि ये होना चाहिए, इसी तरह से
रिफ्लेक्ट होना चाहिए। उसके पहले का इस तरह का आप प्रतिकार तो हो सकता है उसके पहले की फिल्मों में देखें, लेकिन इस तरह का जो स्वाभिमान का तेज दिखाई देता है, प्रतिकार का जो पूरा स्वर दिखाई देता है, आपको दीवार से पहले की किसी फिल्म में इस तरह नहीं दिखाई देगा। तो ये उस पूरे दलित मूवमेंट का एक तरह से कहिए तो इस फिल्म में इस दृश्य का आप एक अम्बेडकरी पार्ट भी कर सकते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से जो लोग दलित पैंथर का पूरा आंदोलन खड़ा कर रहे थे, उनका प्रभाव लोकप्रिय सिनेमा में भी आया। ऐसे आती है कलाकृतियों में, आंदोलनों की गूंज ऐसे आती है, कई बार पता भी नहीं चलता और वो काम करने लगती है। सलीम जावेद को लगा होगा कि ये चलेगा, यश चोपड़ा को समझाया होगा कि ये चीज चलेगी, उन्होंने मान लिया और सचमुच चल गई, खूब चली। सर्वाधिक तालियां जिन जगहों पर बजती हैं वो है, और वो केंद्रीय तत्व की तरह चलता है कि एक दिन ये लंबी रेस का घोड़ा बनेगा, वो वहीं से उठा लेते हैं। और ये सत्य है मित्रों कि वंचित तबके के लोग जब आगे आते हैं तो सचमुच बहुत आगे जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि सब कुछ उन्होंने जो अर्जित किया है वो अपने बल पर अर्जित किया है। उन्हें कुछ भी उनके पूर्वजों ने नहीं दिया, कुछ भी उन्होंने मतलब उपहार में नहीं पाया, भीख में नहीं पाया। जो अर्जित किया खुद अर्जित किया, इसलिए उनको अपने पर बहुत भरोसा होता है, इसलिए वो लंबी रेस के घोड़े बनते हैं। इसका जो पूरा समाजशास्त्रीय मामला है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। और ये जो पूरा दलित पैंथर का जो पूरा आंदोलन था वो ताकत का प्रत्याख्यान करने वाला आंदोलन था। जो ताकत हमने सदियों से वर्ण व्यवस्था की बना रखी थी, उस ताकत का प्रत्याख्यान था। इस फिल्म में उसको बदल करके वो पैसे की ताकत का भी प्रत्याख्यान करता है, सिर्फ जाति व्यवस्था का ही नहीं, पैसे की ताकत का भी प्रत्याख्यान करता है कि ये चीज नहीं चलेगी। तुम होके तो अपने घर के धन्ना से रहो, यहाँ पर तो हमारे सामने आओ तो इज्जत के साथ आओ और इज्जत के साथ मिलो। एक और दृश्य जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, वही जो आप जिस पर बहुत तालियां बजा रहे थे कि मेरे पास गाड़ी है, घोड़ा है, बिल्डिंग है, सारी चीजें उसके पास हैं और उसके पास माँ है। तो इस दृश्य को दो तीन तरह से समझने की जरूरत है। पहला जो इसका मोटा पार्ट है वो ये है कि ये पारिवारिकता की रक्षा का दृश्य है, जिसमें माँ का निर्विवाद महत्व बताया गया है और वो होता है जीवन में, होना ही चाहिए। ये अकेला दृश्य है मित्रों जहां पर दर्शकों की सहानुभूति विजय के साथ नहीं है। वो हास्य का पात्र लगता है ये कहते हुए, है ना, जो वो कहता है मेरे पास बिल्डिंग है, ये है, वो है, तुम्हारे पास क्या है। दर्शकों की सहानुभूति इस एक अकेले दृश्य में विजय के साथ नहीं है, क्योंकि लोगों को लगता है कि यहाँ जो बात हो रही है इसमें दो भाइयों के बीच इसकी कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये मिलन का कोई बिंदु रचने वाला विषय नहीं है, संवाद नहीं है। एक पक्ष तो इसका ये है। दूसरा चीज ये है कि जैसे ही वो कहता है कि मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, दरअसल वह उस व्यक्तिवाद को स्वर देता है जो एकल विद्रोहों से अक्सर निकल करके आता है। आप भारतीय राजनीति में देखें कि जो 70 के दशक के युवा तुर्क थे वो आज परिवारवाद की राजनीति कर रहे हैं। वे लोग आज सिर्फ अपना घर भर रहे हैं, जिनसे बहुत उम्मीद थी जनता को कि आएंगे और ये पूरा का पूरा वंचित तबके को मुख्य धारा में लाकर खड़ा कर देंगे, सुख सुविधाएं भर देंगे। वो हो नहीं सका इस मुल्क में। कुछ लोग बेहद ईमानदार थे उनमें, ऐसा नहीं कि सारे संदिग्ध थे, लेकिन जो लोग बचे रह गए, जो आगे आए, उन विद्रोहों से चीज निकल करके नहीं आई। ये एक फेल्योर है, असफलता है जो हम जानते हैं। यहाँ पर भी यह दृश्य जो है वो व्यक्तिवाद का निरूपण करने वाला है, जहां पर वो उसका अहम बोल रहा है, अहंकार कि मैंने सब अर्जित कर लिया, तुम्हारे पास तो क्या रह गया। वो उस मूल्य को नहीं देख पा रहा है जो सामने है, जो पारिवारिकता का मूल्य, उसने परिवार का मूल्य खो दिया है, वो उसको नहीं पकड़ पा रहा है उस क्षण में। उस अपने क्या कहेंगे, वो चाहे उसकी कुंठा हो या सफलता का दम हो, उसके बीच वो नहीं देख पा रहा है। मित्रों, मैं यही कहना चाह रहा था कि जब बहुत ज्यादा इस तरह के आप पूंजी के तंत्र का हिस्सा हो जाते हैं तो आप समष्टि का दर्शन नहीं रच पाते हैं, आप अकेले का ही दर्शन रचते हैं। समष्टि का दर्शन रचने वाला व्यक्ति यह नहीं गिनाता कि मेरे पास बिल्डिंगें हैं, मेरे पास बंगला है, मेरे पास गाड़ी है। वो कहता है कि मेरे पास लोग हैं, लोगों का प्यार है, हमारे पास इतने लोग हैं जो लड़ सकते हैं और व्यवस्था बदल सकते हैं।
तो यह एक और पक्ष है इस दृश्य का। इस तरह से दृश्यों को पढ़ना और पकड़ना चाहिए कि कैसे कोई दृश्य जो आपको सबसे प्रभावित करने वाला दृश्य लगता हो किसी भी फिल्म में, उस पर रुकना चाहिए, देखना चाहिए कि इसका सृजन कैसे किया गया है और इसके सृजन के पीछे कौन कौन से तत्व हो सकते हैं। जैसे कि मैंने एक इसी दृश्य पर कहा कि जहां पर बहुत तालियां हैं लेकिन नायक सहानुभूति नहीं पाता, जहां पर परिवार का पक्ष है, जहां पर व्यक्तिवाद का भी पक्ष है कि उभर करके वो चीज आती है। मार्मिक अंश तो कई हैं। एक वही अंश था जिस पर आप देख रहे थे कि माँ को बिल्डिंग भेंट करने के लिए आता है, जहां पर माँ ने ईंटें दी, लेकिन ऐन उसी क्षण सब कुछ बदल जाता है, माँ भाई के साथ चली जाती है। आप भी बहुत आप माने कोई भी दर्शक बड़ा महसूस करता है, अरे यार 10 मिनट बाद ये हुआ होता, 2 मिनट बाद ये घटना घटती, वो दे दिया होता कागज, महसूस करते हैं। लेकिन फिल्मकार तो जानता है कि चोट ऐसे नहीं होती, चोट तो यही है कि उसी क्षण दिखाएं कि वो निर्मूल हो जाए, वो जो लेकर के आया उसका कोई महत्व न रह जाए, वो पूरी तरह निर्मूल हो जाए, ये चीज निकल करके आती है, दिखती है। तो ये इस तरह के बहुत सारे दृश्य हैं। एक और बात जो बहुत जरूरी है इस फिल्म के बारे में, बिल्ला नंबर 786, वो ट्रिक है फिल्म का। हर फिल्मकार अपनी फिल्म में कोई ना कोई ट्रिक अपनाता है। वो कहानी को आगे बढ़ाने का ट्रिक होता है, फिल्म की सफलता का मंत्र बनता है, वो बांधने की कोशिश करता है। बिल्ला नंबर 786 को इस ढंग से समझने की कोशिश की, इसको 2-3 तरह से आप समझ सकते हैं। बिल्ला नंबर 786 को आप एक ढंग से समझ सकते हैं क्योंकि रहमान चचा जो हैं कुलियों में वो बता चुके हैं कि इस्लाम में इसका बड़ा महत्व है। और आप में से जो लोग इस्लाम जानने वाले होंगे वो सचमुच जानते होंगे कि ये अल्लाह का नंबर है उनके लिए, अल्लाह का वो नंबर है। जैसा उन्होंने कहा कि ओम, जैसा हिंदू धर्म में ओम का मतलब है वैसा है। तो एक तरह से आप कहेंगे तो एक सांप्रदायिक सद्भाव का संदेश पहला बहुत स्पष्ट तौर पर जो आपको दिखाई देता है वो ये है कि एक सांप्रदायिक सद्भाव का मामला इस 786 के माध्यम से आगे बढ़ता है। जो दूसरा पार्ट है वो यह कि आप देखें वो बराबर चूमता है वो अमिताभ, बिल्कुल उस तरह से जैसे इस्लाम में आस्था रखने वाले लोग अपनी चीजों को जिस तरह करते हैं बिल्कुल उस तरह चूमता है। यह वह विजय है जो ईश्वर के घर की सीढ़ियां नहीं चढ़ता, मंदिर नहीं जाता वो, लेकिन वह उसको चूमता है। यानी कि आस्था का जो द्वंद्व है वह भी इसके माध्यम से दिखाने की कोशिश की गई है। जो द्वंद्व है आस्था का, संघर्ष है आस्था का, वो इस 786 नाम के बिल्ला के माध्यम से यश चोपड़ा ने दिखाने की कोशिश की है और दर्शक इस पर बना रहता है कि देखें क्या रिएक्शन निकल करके आता है। तीसरी चीज यह, इसे आप अंधविश्वास कहें, आस्था कहें, या वही कि फिल्मकार का आपके लिए कोई मैसेज देने की कोशिश कह लें कि जब तक 786 उसके पास रहता है वो मरता नहीं है। और अंतिम बार जब भाई गोली मारता है तो 786 उसके हाथ से गिर चुका है। वो जब पार कर रहा होता है ग्रिल, तो ग्रिल के पास गिर जाता है, उसको पकड़ने की भी कोशिश करता है लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पाता है। तो बिल्ला नंबर 786 जैसे ही गया, यानी कि अल्लाह का हाथ जैसे ही उसके पर से हटा वैसे ही उसको गोली लग गई। और अल्लाह का हाथ भी हटना ही था क्योंकि उसने जो काम किए थे उसमें अल्लाह उसका साथ कैसे दे सकता। यह फिल्मकार की अपनी समझ है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं फिल्म की व्याख्या कर रहा हूं। ये फिल्मकार की अपनी समझ है। इसको आस्था से, आस्तिकता से जोड़ने की कोशिश की गई है कि अगर आप यकीन करते हैं खुदा में, ईश्वर में, अल्लाह में, तो बहुत सारी चीजें आपकी हल हो जाती हैं। तो एक 786 नंबर का बिल्ला है जो प्रसंग बस बीच बीच में आता है, लेकिन फिल्मकार सिर्फ उसे यूं ही नहीं रख रहा है, उसके माध्यम से ये तमाम बातें वो कहना चाहता है जो मैंने आपसे शेयर की। और हो सकता है कि इसके अलावा भी कोई बात हो जो आप निकाल लाएं। अभी तत्काल मैं आपसे शेयर न कर पाया, शायद चीज निकल करके आए। ये हैं तमाम इस तरह की चीजें निकल करके। फिल्मकार ने सारी चीजों को देखें कि शशि कपूर ने जो चरित्र निभाया है, नीतू सिंह ने जो चरित्र निभाया है, परवीन बाबी ने जो चरित्र निभाया है, सबको बहुत सलीके से गढ़ा है। परवीन बाबी का जो पूरा चरित्र है वो उस दौर के मुंबई में एक नए वर्ग के उदय का मामला था। वो एक पैरेलल स्त्रियों की खरीद फरोख्त की जो दुनिया तैयार हो रही थी, वो परवीन बाबी के चरित्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश की थी। जो मेट्रोज में शुरू हो रहा था नया कल्चर,
तमाम परंपरागत जो स्त्री की खरीद फरोख्त का मामला है उसके समानांतर, तो वो उसके माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहे थे। परवीन बाबी अपने समय से आगे की अभिनेत्री थी। परवीन बाबी जैसे और जीनत अमान जैसी अभिनेत्रियां अगर नहीं रही होती तो आज अनुष्का शर्मा जैसी अभिनेत्रियों के लिए इतना मुक्त अभिनय सहज नहीं होता। जिस तरह हरिवंश राय बच्चन अगर हिंदी कविता में नहीं होते तो दिनकर के लिए उर्वशी लिखना बहुत मुश्किल होता। हरिवंश राय बच्चन ने छायावाद की जो अलौकिक प्रेम कविताएं थी उनको लौकिकता में बदल दिया, सीधा संप्रेषण बना दिया था, और इसलिए प्रणय निवेदन आसान हो सका था। परवीन बाबी जैसी अभिनेत्रियों ने, जिसको बहुत सामान्य और मैं तो कई बार समझता हूं कि बहुत अश्लील सा शब्द है कि बहुत बोल्ड, जिसको हम लोग कहते हैं कि कहा गया कि बहुत बोल्ड थी, मैं बराबर कहता हूं बोल्ड नहीं, कहिए कि अपने समय से आगे की, अपने समय से वो आगे की अभिनेत्री थी। बहुत देर से आए, वो अपने समय से बहुत आगे की अभिनेत्री थी, और वही कि अगर उन जैसी अभिनेत्रियां हुई परवीन बाबी या जीनत अमान जैसी, तो इसलिए आज बहुत सारी अभिनेत्रियों के लिए मुक्त अभिनय की बहुत सारी गुंजाइश बची हुई है, बहुत सारी चीजें हैं। इस पूरी फिल्म में जो 2 मिनट के लिए भी, जैसे कि वही जो फैजाबाद से आया चरित्र है कुली, उसका भी कैरेक्टर आपको याद रहता है, रहमान चचा का कैरेक्टर आपको याद, यानी कि 2-2 मिनट के लिए भी निर्देशक ने जिसको एंट्री दिलाई है फिल्म में, वह चरित्र आपकी स्मृति से ओझल नहीं होता है, वो लगातार आपकी स्मृति के साथ चलता है और बचा रहता है, और पूरी फिल्म को समझने में वो मददगार होता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप उसे छोड़, यानी कि अगर वो घटना नहीं घटती जो फैजाबाद से कुली आया है और मर जाता है, तो शायद अगले दिन अमिताभ जो चरित्र अभिनीत कर रहे हैं विजय का, वह भी वो विद्रोह नहीं करता जिसकी मैंने अभी आपसे व्याख्या की है कल विद्रोह के रूप में, वो नहीं करता। तो तमाम चीजें कैसे क्रमशः आगे बढ़ती हैं इस पूरी फिल्म में, वो एक महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि सिनेमा जो है, फिल्में जो हैं, वो कैमरे से लिखी हुई कविताएं हैं। यश चोपड़ा ने निश्चित तौर पर पॉपुलर सिनेमा की कोटि में एक बेहतर फिल्म बनाई। इसकी जो तमाम कमियां थी, जो तमाम इसमें पूंजीवादी दर्शन के तत्व थे, वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया कि कैसे बहुत बारीकी से उसको उन्होंने उसमें पिरो दिया है, और हमें आपको अच्छा लगता है क्योंकि हम और आप बहुत सचेत ढंग से उस दर्शन को नहीं जानते, उसके टुकड़े टुकड़े जानते हैं, इसलिए वो विद्रोह भी हमें तत्काल अच्छा लगता है। उस विद्रोह के पूरे स्वरूप को हम नहीं जानते। हमें तमाम वो दृश्य अच्छे लगते हैं जहां पर पारिवारिकता के बहुत सारे संदर्भ आते हैं, क्योंकि हम सबको वो अच्छा लगता है। इन सब चीजों को यश चोपड़ा ने बहुत सलीके से गढ़ा है, उनके लिखने वालों ने, सलीम जावेद ने गढ़ा है। मैं साहिर के उस गीत का भी जिक्र कर रहा था जो अकेला कव्वाली है, जिसमें उस दौर में स्त्री की त्रासदी को भी वो उस कव्वाली में कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये तमाम चीजें हैं। और परवीन बाबी का जो चरित्र है वो पतन के बीच उम्मीद का चरित्र है। वह पूरा का पूरा जो दीवार में है वो पतनशील चरित्र नहीं है, वो पतन के बीच उम्मीद का चरित्र है, और उसकी हत्या दरअसल उम्मीद की हत्या है। सार्थक बदलाव बहुत आसानी से हमारे समाज में स्वीकार नहीं किए जाते। बहुत चलताऊ किस्म के बदलाव जो बहुत अच्छे लगते हैं वही चलते हैं, इसलिए वो धीरे से चली जाती है। तो इस रूप में भी इस फिल्म में परवीन बाबी के उस कैरेक्टर को याद करने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। प्रसंग बस बताऊं कि परवीन बाबी पर मेरी एक कविता भी है, कायांतरण मेरे संग्रह में भी है, और वो कल किसी ने फेसबुक पर शेयर भी की थी। बहरहाल आज मैं उसको सुनाऊंगा। मित्रों, फिल्म के विद्यार्थियों के लिए ये एक जरूरी फिल्म है। ये उतनी ही जरूरी फिल्म, उसी तरह की जरूरी फिल्म है जैसे आप मुग़ल आज़म देखते हैं, एक महानतम फिल्म, उसके समानांतर आपको लोकप्रिय धारा की इस फिल्म को भी देखना चाहिए। और जो भी बिंदु मैं आपसे शेयर कर सका, कभी उनको आजमाते हुए दोबारा इनको देखिएगा तो शायद ये फिल्म आपको ज्यादा समझ में आएगी। हो सकता है कि थोड़ा आपको लगे भी करे ये क्या चीज है, ये तो हमारे पक्ष की चीज नहीं है। अब शायद आपने इसके पहले कभी दलित पैंथर से जोड़ करके बूट पालिश के उस बच्चे को नहीं देखा होगा जो कहता है कि मैं फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। अब जोड़ कर देखिएगा मूवमेंट के साथ, तो आपको डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा के साथ इस फिल्म का वो दृश्य कोई नया अर्थ देगा। ये तमाम और भी कई प्रसंग, कई चीजें आपको मिलेंगी, और हमें
ये उम्मीद रखनी चाहिए कि ये जो पूंजीवादी सिनेमा है वो एकल विद्रोह की ऐसी ही फिल्में रचता रहेगा, लेकिन हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। कभी न कभी एकल विद्रोह की इन फिल्मों से ही प्रेरणा लेकर कोई संगठित विद्रोह खड़ा होगा, और शायद सचमुच वो सुबह कभी तो आएगी। इस संवाद में आता है, और इस फिल्म के गीतकार की नज्म है वो साहिर लुधियानवी की, वो सुबह कभी तो आएगी। इसमें वो कहते हैं कि सूरज ऐसे नहीं, तमाम तरह की एक नई सुबह, एक नई दुनिया का स्वप्न है उस पूरी नज्म में। और इसमें एक संवाद भी आता है जो कहता है कि वो सुबह कभी आएगी जब कोई भूखा नहीं होगा। तमाम तरह के जो संवाद आपने सुने इस फिल्म में। मित्रों, एक फिल्म के रूप में इससे बड़ी कोई सफलता नहीं हो सकती कि 40 वर्ष बाद भी आज आप सांस रोके इस फिल्म को देख रहे थे। आज भी अमिताभ की एंट्री आपको तालियां बजाने के लिए विवश कर रही थी। आज भी इसके संवाद आपको बहुत अपील कर रहे थे, बासी नहीं लग रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब भी कहीं कोई ऐसी चीज है जो होना बाकी है, और आपको अभी लगता है कि ये चीज शायद हो जाएगी, शायद कुछ अच्छा घटेगा। तो एक बहुत बड़ी बात है एक फिल्म के रूप में 40 वर्ष बाद भी उसका प्रासंगिक रहना। और जैसा कि मैंने आपसे निवेदन किया कि 30 वर्ष पहले जब मैंने ये फिल्म देखी थी, 30 वर्ष में भी 4-5 ऐसे फिल्में जिनको मैं कभी भूल नहीं पाया, जिनकी स्मृति रही, और अमिताभ की एंट्री पर कानों में जो पड़ी तालियों की गूंज थी वो नहीं भूल पाया। तो ये एक फिल्म के रूप में सफलता है, अमिताभ के अभिनय की सफलता है, सलीम जावेद की पटकथा की सफलता है, साहिर के गीतों की सफलता है, और बड़े कलाकारों के साथ जो बहुत चरित्र अभिनेता हैं, इसमें छोटे छोटे चरित्रों के लिए जिन अभिनेताओं का चयन किया गया है उनकी भी सफलता है। और कुल मिलाकर यश चोपड़ा की सफलता तो है ही। आप सबने मुझे बुलाया, सुना, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद सर। फिल्मों के प्रति एक नया दृष्टिकोण और एक नई अंतर्दृष्टि प्रदान करने के लिए, एक ऐसे बिंदु को ध्यान से देखने और उस पर सोचने के लिए, हमें विवश करने के लिए जो साधारणतः हम नहीं देखते हैं, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इस अंतर्दृष्टि के लिए जोरदार करतल ध्वनियां हो जाएं। आज्ञा करना चाहूंगा विभाग की वरिष्ठ प्राध्यापिका डॉक्टर विद्या सिन्हा मैम से कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापन करें।